नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र संबंधी कारक कौन से है, द स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग। देखिए, बात करें अधिगम को प्रभावित करने वाले जो छात्र संबंधी कारक है वो कौन कौन से यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है छात्र का स्वास्थ्य। देखिए, छात्र का जो स्वास्थ्य है वो भी अधिगम को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर छात्र शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वो उसके सीखने को क्या है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो वो उसके सीखने को क्या कर सकता है, प्रभावित इफेक्ट कर सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा है छात्र की बुद्धि। क्या ये भी हो सकता है? जी हाँ, छात्र की जो संज्ञानात्मक क्षमता है या उसका आईक्यू जो है वो भी ये निर्धारित करता है कि वो किसी टॉपिक को कितने जल्दी और कितने गहराई से कितना डीप जाके समझ सकता है, तो ये भी आपका प्रभावित कर सकता है। तीसरा है छात्र की पारिवारिक दशा। देखिए, उसके घर का वातावरण कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके माता पिता का सहयोग जो है उसके प्रति कैसा है, उसकी प्रेरणा के लिए उसकी सीखने की प्रेरणा को प्रभावित करता है। तो ये तीनों ही कारक बिल्कुल सही है, छात्र का स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि और छात्र की पारिवारिक दशा। आपने सिर्फ एक ऑप्शन को देख के आगे नहीं बढ़ना है, तीनों ऑप्शन देखने हैं। तो देखो, यहाँ पे तीनों ऑप्शन का सही आंसर था उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक स्टूडेंट की हेल्थ भी हो सकती है, स्टूडेंट का इंटेलिजेंस भी हो सकता है, स्टूडेंट का फैमिली कंडीशन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसपीटेट जून 2026 की, आप हमसे हैंड रिटन नोट्स या हमारे बैच को आखिर समय में परचेज करना चाहते हैं, तो मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 499 में मिलने वाली आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। भाई, वो हैंड रिटन नोट्स जिससे हज़ारों बच्चे अपने एसपीटेट को यूथ अध्ययन से क्वालिफाई कर चुके हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच के साथ हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं या फिर हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है कि नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, जो रेमेडियल टीचिंग है उसकी नीड क्यों है सभी लोगों को, वाई वी नीड रेमेडियल टीचिंग। देखिए, रेमेडियल टीचिंग पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो नैदानिक परख है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मतलब इसका एक मुख्य जो मोटो होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये पता लगाना होता है कि छात्र को सीखने में कहाँ समस्या आ रही है। ठीक है, तो उसकी कमियाँ है, उसकी लर्निंग गैप्स क्या है, वही हमारा आपका नैदानिक परख होता है। साथियों, नैदानिक परख में हम यही पता लगाना चाहते हैं कि छात्रों की जो कमजोरी है उसको दूर कैसे करना है। तो छात्रों की रुचि जानने के लिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा है छात्र में अभ्यास कार्य बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कमियाँ जाननी है, उसका अभ्यास कार्य थोड़ी बढ़ाना है, उसकी रुचि भी नहीं जाननी है, उसकी कमजोरी को दूर करने की हमने उसकी क्या समस्या, क्या लर्निंग गैप्स उसको आ रहे हैं। तीसरा, छात्र को परीक्षा पास करवाने में, ये भी नहीं हो सकता। जी हाँ, यही ऑप्शन था जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर आप ये जानते हो कि नैदानिक परख जो आपकी रेमेडियल टीचिंग है वो क्या होती है, आपकी उपचारात्मक जो शिक्षण है वो क्या होता है, तो मतलब इसमें एक बार कमजोरी पता चल जाने के बाद उसे दूर करने के लिए उसके लिए जो है वो शिक्षण किया जाता है। ठीक है, तो छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की जाती है, तो रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते। तो रेमेडियल टीचिंग क्या है ये आपको बिल्कुल पता चल गया। इसमें क्या होता है कि जो छात्रों से पढ़ाई से जुड़ी जो बाधाएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको उनकी पहचान कर उन्हें ख़त्म करने के लिए नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको समझ के पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। देखिए, द थ्योरी ऑफ द रिइंफोर्समेंट, तो किसने दिया रिइंफोर्समेंट की थ्योरी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो रिइंफोर्समेंट की जो थ्योरी है मेरे दोस्त, वो दी थी किसने, आपका वीएफ स्किनर। देखिए, वीएफ स्किनर के द्वारा जो इन्होंने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी दी, इसमें इन्होंने जो है रिइंफोर्समेंट को सीखने का एक मुख्य आधार बनाया था, पुनर्बलन जिसको आप कहते हैं। साथियों, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, वो वीएफ स्किनर ने बताया, और इसी सिद्धांत में इन्होंने पुनर्बलन को, रिइंफोर्समेंट को मुख्य आधार बताया सीखने का। ठीक है, जिसमें इन्होंने व्यवहार
किसी व्यवहार को पुरस्कार या दंड के माध्यम से मजबूत या कमज़ोर किया जा सकता है, ये बात भी बताई थी। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो स्किनर बॉक्स है उसमें इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने चूहों और कबूतरों पर। तो चूहों और कबूतरों पे जो इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, वहाँ पर इन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब कुछ नाम यहाँ पे ऑप्शन में दिए, जैसे कोहलर दिया है। कोहलर के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी वो आपके पेवलव साहब ने, किस माफ़ी चाहूँगा, पेवलव साहब ने दी थी आपके कौन सी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कोहलर ने क्या दिया, तो कोहलर साहब की बात करते हैं तो इनके द्वारा इनसाइड लर्निंग की थ्योरी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। और ऑलपोर्ट ने क्या दिया था, तो ऑलपोर्ट ने दिया था ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत। तो व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत ऑलपोर्ट ने। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत आपका किसने, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी आपके कोहलर ने। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इवान पेवलव ने, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है, वर्तमान समय में जो साइकोलॉजी है वो कैसी है, तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मनोविज्ञान वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान है। सबसे पहले मनोविज्ञान था आत्मा का विज्ञान, और आत्मा का जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान को जो है वो अरस्तु या प्लेटो के समय माना जाता था। उसके बाद जो पंपोलॉजी है, पंपोलॉजी ने इसको मन का विज्ञान कहा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। उसी प्रकार इसको चेतना का जो विज्ञान है वो किसने कहा, तो चेतना का विज्ञान इसको विलियम वुंट या विलियम जैसे वैज्ञानिकों ने इसको क्या माना, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना 19वीं शताब्दी में। और वर्तमान समय में जेबी वाटसन ने इसको क्या माना, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जेबी वाटसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। साइंस ऑफ सोल किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। देन उसके बाद साइंस ऑफ ब्रेन, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी साहब ने कहा था। देन उसके बाद था चेतना का विज्ञान, जो कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स जैसे वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में इसको कहा था। देन उसके बाद वर्तमान समय में इसको व्यवहार का विज्ञान, आपका साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइंस ऑफ बिहेवियर वर्तमान में साइकोलॉजी को माना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से चलते हैं। मैं एक एक बात बहुत ही डिटेल से आपको इसमें बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि अल्पकालीन स्मृति को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इज आल्सो नोन एज, देखिए जो आपकी अल्पकालीन स्मृति होती है उसको सक्रिय स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिव जो आपकी मेमोरी होती है उस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो सक्रिय स्मृति है वो अल्पकालीन स्मृति को सक्रिय स्मृति या कार्यकारी स्मृति, एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि किस समिति को कार्यकारी स्मृति, वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। तो जो कम समय के लिए चीज़ों को याद रखता है वो एक्टिव मेमोरी होती है, इसको कार्यकारी स्मृति या वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो जानकारी होती है जिस पर हमारा मस्तिष्क वर्तमान समय से मतलब सक्रिय रूप से एक्टिव तरीके से विचार या कार्य कर रहा होता है। उसी प्रकार आपका बात करें ऑप्शन में, चलो ये तो बिल्कुल सही है, अल्पकालीन स्मृति को सक्रिय स्मृति बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में एक नाम दिया है संवेदिक स्मृति, सेंसरी मेमोरी। देखिए, जो संवेदिक स्मृति होती है ये स्मृति का एक सबसे पहला चरण माना जाता है, और जो कि याद चीज़ों को कुछ समय के लिए याद रखता है। तो चीज़ों को कुछ समय के लिए जो याद रखने का काम कर रहा है वो है आपकी सेंसरी मेमोरी। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना। अच्छा, निष्क्रिय स्मृति क्या होती है, तो ये शब्द आमतौर पर आपको पता नहीं होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। इसको पैसिव मेमोरी भी बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए निष्क्रिय मेमोरी को ही दीर्घकालीन स्मृति बोलते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बना, उसी प्रकार आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो ये जो है जो निष्क्रिय स्मृति होती है वो चीज़ों को मतलब कि वर्तमान समय तक याद नहीं रखती, ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चीज़ों को याद रख पाती है, कई महीनों तक, हो सकता है कई सालों तक याद रख पाए। तो उसी को बोलते हैं पैसिव मेमोरी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसको जो सेंसरी मेमोरी है इसको बोलते हैं आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको बोलेंगे आपका पैसिव मेमोरी को बोलेंगे आपका कौन सी मेमोरी, तो इसको बोलेंगे आपका
लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो सांवेदिक मेमोरी है वो तो 1 सेकंड से भी कम का चीज़ याद रखती है। उसी प्रकार आपकी जो अल्पकालीन या सक्रिय स्मृति है वो 15 से 30 सेकंड तक चीज़ों को याद रखती है। ये भी क्वेश्चन आया है कि 15 से 30 सेकंड जो याद रखने का काम करी वो सक्रिय स्मृति, और दीर्घकालीन स्मृति कुछ दिनों से लेकर पूरे जीवन भर तक भी चीज़ों को याद रख सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किसने लिखी? हु रोड द फेमस बुक पर्सनैलिटी एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन? देखिए, जो किताब है पर्सनैलिटी एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो इसके जो लेखक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किताब किसने लिखी? देखिए, ये दो किताबें हैं। एक किताब है ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, वो सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी है, लेकिन एक किताब ये भी है द पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो ये लिखी है आलपोर्ट साहब ने। आलपोर्ट ने किताब लिखी है 1937 में, लेकिन अगर खाली आएगा ये साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किताब तो वो लिखी है सिगमंड फ्रॉइड ने। तो दोनों किताबें आपको याद रखनी है। अब आलपोर्ट कौन है? तो आलपोर्ट वही जिनके द्वारा व्यक्तित्व के शेलगुण सिद्धांत ट्रेट थ्योरी दी गई थी, और इन्होंने जो इस पुस्तक को जो लिखा है, जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी पे, उसको इन्होंने जो है वो एक क्षेत्र में व्यक्तित्व मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार एक बुक है इस साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो ये लिखी है सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, तो ये सिगमंड फ्रॉइड कौन है? तो इनको जो है वो मनोविश्लेषण का जनक, मतलब कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस, तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है, जिन्होंने मन को 3 भागों में बांटा था, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना को भी, पर्सनैलिटी की जो संरचना है, इन्होंने बोला कि 3 भागों से बनी होती है। आपके कौन कौन से? तो इन्होंने बोला इड, ईगो और सुपर ईगो। और इनकी जो फेमस बुक है वो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आएगा तो सिगमंड फ्रॉइड आएगा, लेकिन पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आएगा तो गर्डन ऑलपोर्ट आएगा, जिनके द्वारा व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत दिए गए थे। दत्ता की बात करें तो ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भारत का एन.के. दत्ता भारत का एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। ये बात आपको, और जुबिन जोसेफ जुबिन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, जिनके द्वारा वल्नरेबिलिटी मॉडल यहाँ पे दिया गया था, और इनकी कोई ऐसे बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है। तो दत्ता और जुबिन के बारे में क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, लेकिन 2 नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, जैसे कि आपका द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये लिखी है सिगमंड फ्रॉइड ने, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो आएगा गॉर्डन ऑलपोर्ट, जिनके द्वारा व्यक्तित्व के शीलगुण का सिद्धांत भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? तो लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम प्रयोगशाला यहाँ पे खोली गई थी। और ये कब खोली गई, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ये 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में खोली गई थी। देखिए साथियों, जो विलियम वुंड है, इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है? तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो जनक है वो आपके विलियम वुंड है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक आपका विलियम वुंड को भी माना जाता है, और इन्हीं के द्वारा विश्व की पहली, जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भी इन्हीं के द्वारा खोली गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले। और ये प्रथम जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली वो 1879 में इनके द्वारा खोली गई थी। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आएगा तो भी याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतर्दर्शन, तो अंतर्दर्शन का भी फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो ये भी विलियम वुंड साहब, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ये बात आपको, अच्छा विलियम वुंड किस देश के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
बाकी ऑप्शन में जेबी वॉटसन दिया है। जेबी वॉटसन आपके व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म जो है उसके जनक इनको माना जाता है। इवान पावलव इनके द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई थी। इनके द्वारा कुत्तों पर प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। विनय की जब बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिया था वो आपका विनय साहब के द्वारा, अल्फ्रेड विनय साहब के द्वारा दिया गया था, जिसको विनय साइमन स्केल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टीएटी परीक्षण एक प्रक्षेपी तकनीक है, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो टीएटी परीक्षण की जब मैं बात करता हूँ तो ये एक प्रकार की व्यक्तित्व का परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, ये व्यक्तित्व का परीक्षण तो है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीएटी का पूरा नाम क्या है। टीएटी का पूरा नाम है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या बोलेंगे? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका पूरा नाम है। बोले तो भैया आपका कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण आपका टीएटी का पूरा नाम है। साथियों, ये एक प्रकार का पर्सनैलिटी को के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। देखिए, जो ये टीएटी परीक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था 1930 में। 1930 में जो ये परीक्षण दिया गया था वो हेनरी ए मरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन। तो हेनरी ए मरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन के द्वारा ये सिद्धांत आपका टीएटी का जो सिद्धांत है वो दिया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और ये जो सिद्धांत दिया गया था वो किस विश्वविद्यालय में? तो ये आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दिया गया था 1930 में, हेनरी ए मरे और आपका क्रिस्टियाना डी मॉर्गन। तो ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि को मापने के लिए विनय साइमन स्केल ने आईक्यू टेस्ट लाया था। अधिगम जो कि एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो है वो जो हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो सृजनात्मकता, इसे मापने के लिए टॉरेंस टेस्ट का परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। बाकी आपको भी मेरी साइकोलॉजी की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।